आज हम जिनको याद करते हैं, याद करने के लिए जमा हुए हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो एक महापुरुष था। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। दिनकर जी हमारे बिहार की भूमि से एक ऐसा गौरव जिसने विश्व में हमें गौरव दिलाया। वह राष्ट्र कवि कहलाता है, लेकिन हम उसको विश्व कवि समझते हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मुझे बचपन से उनको देखने का अवसर मिला था। वो हमारे पड़ोस में रहते थे। हम राजेंद्र नगर में एक सड़क में मैं 10 नंबर में रहती थी, वो 11 नंबर में रहते थे, इतना ही फर्क। और मैं ख़ास तौर से ये बातें सबके साथ साझा करती हूँ कि उस समय का बचपन कैसा होता था। उस समय बच्चे कैसे लोगों को पहचानते थे कि कौन विशिष्ट है, कौन किससे मिलना चाहिए, किसको याद रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें उस समय के बच्चे समझते थे। और मैं यह बात आप लोगों से साझा करती हुई बहुत खुश हूँ कि जब हम बहुत सवेरे उठ जाते थे और उस समय छोटे छोटे बच्चे दूध लाते थे, घर के लिए दूध लाते थे, छोटे छोटे बूथ बने होते थे और बच्चे ही जाते थे दूध लेने के लिए। तो वो 7, 8, 10, 12 साल के बच्चे ही होते थे। और वैसे में दिनकर जी सुबह वॉक पर निकलते थे। उनके हाथ में एक स्टिक होती थी, छोटी सी छड़ी होती थी, और वो बहुत स्मार्ट थे, खूब लंबे, खूबसूरत, बहुत स्मार्ट और तेज चलते थे। तो हम छोटे छोटे बच्चे जानते थे कि ये दिनकर जी और ये बहुत बड़े कवि हैं। तो हम उनके पीछे, क्योंकि माता पिता बताते रहते हैं पड़ोस में कौन रहता है आपके, कौन रहता है, तो हम उनके पीछे चुपचाप धीरे धीरे, जब हमारा काम हो जाता था, उनको देख लेते थे, आज रोड पर दिख गए तो हम उनके पीछे लग जाते थे। और हम बच्चे धीरे धीरे उनके पीछे पीछे ऐसे कुछ करके लगे रहते थे। तो वो अचानक से कभी कभी मैं देखती ऐसे पीछे मुड़ते और छड़ी से ऐसे इशारा करते कि चलो रेसिंग लगाते। उनका इशारा ये होता कि रेसिंग लगाते, और हम सब उनके साथ रेसिंग लगाना शुरू करते। तो एक खूबसूरत स्मृति उनके साथ जुड़ी है। और आपको बता दूं कि जब वो गए, मैं छोटी थी और सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे, जब सूचना आई कि दिनकर जी नहीं रहे और वो प्लेन से उनकी बॉडी आने वाली थी, तो सारे मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग बाद में पहुंचे होंगे, सारे बच्चे उनके घर में पहले से पहुंच चुके थे उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके अंतिम, और सारे भावुक थे। तो ऐसे उस दिनकर को नमन करती हुई मैं आज अपनी बात आपके समक्ष रखती हूँ। बिहार में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने दिनकर का नाम नहीं सुना होगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, बहुत विद्वान हो, सामान्य हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, कोई भी हो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने दिनकर को नहीं सुना होगा। और दिनकर की एक छवि है कि वह पौरुष के कवि हैं, ओज के कवि हैं, वीरता के कवि हैं। सच है, यह सब है, लेकिन साथ ही साथ अत्यंत संवेदनशील है, अत्यंत संवेदनशील है। आज मैं जिस बात पर प्रकाश डालना चाहती हूँ वह है उनकी विद्वत्ता। कवि सब हो सकता है, विद्वान सब नहीं हो सकता। दिनकर जी के साथ विडंबना यह हुई कि उनकी विद्वत्ता की चर्चा नहीं हुई, और विद्वत्ता की चर्चा यह नहीं हुई कि उनके गद्य की चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। उनके गद्य की चर्चा खूब होनी चाहिए थी, उर्वशी से ज़्यादा, रश्मिरथी से ज़्यादा, कुरुक्षेत्र से ज़्यादा। उनकी चर्चा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए होनी चाहिए, उनके निबंधों के लिए होनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार संपूर्ण संस्कृति को समझा, देखा और अपने अंदर यह जिम्मेवारी समझी कि हम पीढ़ियों को यह सौंप कर जाएं। जिस समय हमारे पास स्वाभिमान नहीं था, हम गिरे पड़े लोग थे, मर्दित लोग थे, न जाने हजारों साल से हम परतंत्र थे, हमारे अंदर स्वाभिमान का लेश भी नहीं था। जो आता उसी को राजा समझ लेते, उसी के पाँव में लौटने लगते, हमारे रीढ़ की हड्डी नहीं थी। लेकिन उस आदमी ने जब कहा क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। हम सीधे साधे लोग हैं, करते हैं, जाके कहते हैं जाओ तुमको क्षमा किया, तो क्षमा का क्या महत्व है? अपने अंदर विष धारण करो और तब कहो कि क्षमा किया। क्षमा का महत्व है। जब ठीक है कि गांधी जी के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, गांधी जी के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, क्योंकि पता नहीं हजारों वर्ष में ऐसा एक महापुरुष पैदा होता है। लेकिन सैद्धांतिक मतभेद तो कहीं भी हो सकते हैं। जब गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, तो दिनकर ने क्या कहा था? जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़की ही नहीं, जिनके लहू में नहीं बेग है अनल का,
जिनको भरोसा नहीं भुज के प्रताप का है, बैठते भरोसा किए, वही आत्मबल था। हम दिखा रहे थे कि हम बहुत आत्मबली लोग हैं, हम ऋषि लोग हैं, हम संत लोग हैं, और लोग आ के पीटे जा रहे हैं और हम हम कह रहे हैं कि जी हम तो दलित हैं, मर्दित हैं, पिछड़े हैं, और उन्हीं के जैसे बनने की होड़ में लग जाते हैं, उन्हीं के जैसे बन जाना चाहते हैं। तो मैं आज खास तौर से, हालांकि मुझे उनकी कविताएं बहुत पसंद हैं, रश्मि रथी कौन नहीं पसंद करता होगा। मैंने कुरुक्षेत्र जब मैं पढ़ती थी उस समय मैं रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस नज़रिए से भी, और वो प्रभावित थे कि ऐसा कोई पात्र सामने लाओ जिसको परंपरा ने छोड़ रखा है, जिनकी छवि हम स्पष्ट नहीं हो पा रही है हमें, तभी उन्होंने कर्ण को चुना था। कर्ण के साथ न्याय वहाँ भी नहीं हुआ था, महाभारत में भी नहीं हुआ था, उस काल में भी नहीं हुआ था, साहित्य में भी नहीं हुआ था उसके साथ न्याय, तब उन्होंने रश्मि रथी जैसा लिख दिया जिसने कर्ण को अमर कर दिया। दिनकर अमर है तो कर्ण भी अमर है। कर्ण है महाभारत का एक पात्र, लेकिन हमेशा ही भ्रम पैदा होता है कि कर्ण का व्यक्तित्व है क्या आखिर। वह कभी नेगेटिव नकारात्मक लोगों के साथ चला जाता है, कभी सकारात्मकता में आता भी है तो उसके किए हुए उपकार के नीचे दबा हुआ है व्यक्तित्व, लेकिन उसके अंदर की संवेदता, दानीपन, उसका व्यक्तित्व, यह सब उभार कर अभी बच्चे ऐसे अभिनय कर रहे थे तो मेरे अंदर वो बातें आ रही थी, किस प्रकार उन्होंने फील किया होगा उस कैरेक्टर को, और किस प्रकार लेखनी चलती है दिनकर की, आग लगा देती है, तभी वह ओज और पौरुष के, लेकिन एक तरफ वो वह लिखता है, दूसरी तरफ रसवंती भी लिखता है। जब इंसान थकता है तो हारे को हरिनाम भी लिखता है। दिनकर की डायरी भी इतनी महत्वपूर्ण है जितना दिनकर की वह सोच, वह चिंतन, जो चिंतन संस्कृति के 4 अध्याय में दिखाई पड़ता है। दिनकर की डायरी में भी बहुत सारे, क्यों डायरियाँ हमारी एक विधा है, डायरियाँ इसीलिए विधा हैं कि उसमें हमें जीने के मंत्र मिलते हैं। डायरी इसीलिए दिनकर की बहुत विशिष्ट है क्योंकि उसमें जीने के मंत्र मिलते हैं। उनके निबंधों की बड़ी खासियत है, उनके निबंध जब वो कहते हैं कबीर साहब से भेंट, क्या बात है, उनकी कल्पना में कबीर साहब आते हैं और कबीर साहब से उनकी मुलाकात होती है, तो कबीर साहब से कैसे संवाद करने हैं। कबीर का कितना रूप है, कबीर क्रांतिकारी है तो कबीर योगी है, समाज सुधारक है, कवि है, ऋषि है, साधक है, निर्गुण ब्रह्म का उपासक है। सारे प्रश्न एक एक करके दिनकर जी उससे पूछते हैं, कबीर साहब आपने ये क्यों कहा, ये कैसे कहा, या ये क्या सोचकर कहा, और सारे जवाब स्वयं देते हैं। यानी कबीर को किस प्रकार घोर कर पी गए होंगे, किस प्रकार उन्होंने कबीर को समझा होगा, तभी तो वो आग है उनके अंदर। कबीर की जो आग थी, वह आग जो कहता है जो घर जा रहे अपना चले कबीर साहब, हम तभी साथ जाएंगे जब आप अपने घर को आग लगाएंगे, क्योंकि घर को आग लगाना यानी माया मोह से मुक्त हो जाना, अपनी विकृतियों से मुक्त हो जाना। तो उनसे मुक्त होकर जो राह पर साथ चले, मैं उसी के साथ जाऊंगा। कबीर हमेशा ही जो संबोधन करते हैं उसमें साधो कहते हैं, साधो कहते हैं, हमें संबोधित करते हुए हमें साधु कहते हैं, यानी उनके साथ रिश्ता बनाने वाला साधु ही होगा। वो सामान्य जनों को संबोधित ही नहीं करते, साधु को संबोधित करते हैं, क्योंकि उनकी बात समझने के लिए उनके अंदर कबीर की चेतना होनी जरूरी है। और यह बात उन्होंने कबीर साहब से भेंट के स्वरूप में अपनी बातों में गद्य में कह दिया। तो दिनकर ऐसे थे। मैं ज़्यादा आज नहीं बोल सक रही हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैं संस्कृति के 4 अध्याय की चर्चा जरूर करना चाहूँगी और आगे की पीढ़ी को मैं उसके बारे में उत्सुक, जिज्ञासु, जागृत जरूर करना चाहूँगी कि चाहे रश्मिबंध छोड़, रश्मि रथी छोड़ देना, लेकिन संस्कृति के 4 अध्याय जरूर पढ़ना, क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय हमारी अपनी पहचान है, हमारी इस पृथ्वी की पहचान है, जिस माहौल में हम जन्म लिए हैं, हम बढ़ते हैं, हम काम करते हैं, हम किस परंपरा से आते हैं, किस संस्कृति से आते हैं, किस पहचान से आते हैं, किस पर हमें गौरव होना चाहिए, ये सारी बातें संस्कृति के 4 अध्याय कहती है। संस्कृति के 4 अध्याय क्या हैं? तो मैं वो 4 क्रांतियों की चर्चा करते हैं कि 4 क्रांतियाँ भारतवर्ष में कैसे हुई, कब आर्यन, हालांकि इतिहास, क्योंकि वो इतिहास के विद्यार्थी थे, इतिहास उनको पढ़ना बहुत पसंद था। इतिहास ही नहीं, उनको राजनीति शास्त्र भी बहुत पसंद था, दर्शन शास्त्र भी बहुत पसंद था, लेकिन अंत में साहित्य में आकर सारे ज्ञान साहित्य में आकर दर्शाते हैं और साहित्य भी कैसा रच जाते हैं। जब संस्कृति के 4 अध्याय लिखते हैं तो उनकी दृष्टि वहाँ जाती है जब भारतवर्ष में, इस आर्यावर्त में आर्यन आए थे, आर्यों का प्रवेश हुआ था। यह कहते हैं, इतिहासकार कहता है, भले ही उनका साहित्य उनको स्वीकार नहीं
दिनकर के अंदर का साहित्यकार उसको स्वीकार भले ना करे, लेकिन उनके अंदर का जो इतिहासकार है वह इसको मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि आर्यन आए थे। और आर्यन जब आए तो यहाँ एक हिंदुत्व का, सनातन का एक सिस्टम बना हुआ था। वह जो काल था, उस काल में आर्य द्रविड़ियन यहाँ के थे। कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि द्रविड़ संस्कृतियाँ थे और आर्यन आए और दोनों मिलकर एक हो गए, तो वह प्रथम क्रांति थी। दोनों मिलकर एक हो गए तो उन्होंने क्या काम किए, किस प्रकार की जीवन शैली अपनाई, कैसे वस्त्र अपनाए, कैसी चिंतन परंपरा अपनाई, कैसी पूजा विधि अपनाई। तो वेदों के, हमारे यहाँ वेद की परंपरा है और वैदिक जीवन की परंपरा है, वो ऐसी भाषा की परंपरा है। तो उस भाषा को, उस संस्कृति को, उस संस्कृत को, उस सारी शैलियों को उन्होंने अपनाया और यह एक प्रथम क्रांति हुई। उसके बाद हमारे ही अंदर से, हमारे अंदर कुछ ना कुछ विद्रोह की बात होती है। अभी मैं अपनी बातें कह रही हूँ, हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हों जिसमें आपके प्रश्न बने, आपको लगे कि मैम ने ऐसा कहा था, शायद इसमें और भी ऐसी बातें होनी चाहिए। सब कुछ से समझौता नहीं हो सकता, सब कुछ से आप सहमत नहीं हो सकते। उसी प्रकार उस सिस्टम से, उस पद्धति से सारे लोग सहमत नहीं थे। और वैसे में बुद्ध और जैन, महावीर का प्रादुर्भाव होता है। वो हमारी उस रीति से पूरी तरह सहमत नहीं थे। वैदिक रीतियों में, हमारे सनातन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे सारे लोग सहमत हो जाएं, आवश्यक नहीं था। और कुछ रीतियाँ ऐसी थी जो हिंसक थी, जैसे बलि प्रथा, जैसे बहुत सारी चीज़ें। तो भेद नहीं थे, नारी और पुरुष में भेद नहीं था, मातृसत्तात्मक सिस्टम था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ विकृतियाँ थी, कुछ रूढ़ियाँ थी, जिनको ये दो महापुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन उन दोनों के अंदर भी महावीर क्या है और बुद्ध क्या है। तो महावीर और बुद्ध अहिंसा को लेकर चलते हैं, लेकिन जहाँ भी अतिवाद होता है, उसका जो सही चिंतक होता है उसका विरोध करता है। तो जैन में अतिवादी दृष्टिकोण आते हैं, अतिवादी हो जाते हैं, लेकिन बुद्ध हमेशा मध्यम मार्ग की बात करता है। और मध्यम मार्ग की बात करता है, आपको जीवन में समन्वय तो करना ही पड़ता है। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत समन्वय करके, एडजस्ट करके चलते हैं, तभी जीवन सुचारू। तो बुद्ध एक व्यावहारिक चीज़ देते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं। तो उनका आपस में कोई विरोध नहीं था, दोनों सामयिक थे। और लेकिन चिंतन में उनके यह अंतर था कि एक अतिवाद की ओर जाता है और एक मध्यम मार्ग की ओर जाता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ हमारी विडंबना यह थी कि द्वार खुला था उत्तर से, और उधर से विदेशी आक्रमण होते रहे थे। तो जो विदेशी आक्रमण उस समय होते थे, तो जो पहला गोरी और एक और कोई मुझे याद नहीं, गजनी, हाँ। तो ये जो दो लोग आते हैं, उससे हमारी सिस्टम, हमारी व्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंचती है, और वही तीसरी क्रांति हो जाती है। तीसरी क्रांति तक दिनकर जी सीधे सीधे बात लिखते चले आ रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह अपनी ही लेखनी से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें वो बार बार लिख रहे थे कि हमें और शोध करने की आवश्यकता है, हमें। तो उन्होंने तीसरी संस्कृति जब लिखा तो उसकी एक और भूमिका में लिखी। आपको बता दें कि उसकी प्रस्तावना नेहरू जी ने लिखी थी। वही नेहरू जी जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखता है, वही इसकी प्रस्तावना 1956 में लिखता है। और 1956 में क्या स्थिति थी? दिनकर जी ने संस्कृति के अध्याय क्यों लिखा? क्योंकि हमने आज़ादी ले ली थी, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं पहचान रहे थे। हम बहके हुए लोग, हमें तो लग रहा था कि हम भी अंग्रेज जैसे हो जाते। आज भी हमारी स्थिति ऐसी है, कितना भी कोई संस्कृति के 4 अध्याय लिख दे, लेकिन आज भी हम अंग्रेजी बोलकर गौरवान्वित होते हैं, अंग्रेजी वस्त्र पहनकर गौरवान्वित होते हैं, और हम समझते हैं कि हम अंग्रेज हो गए तो हम बड़े हो गए। हमारे अंदर यह गुलामी प्रवृत्ति उन्होंने इस प्रकार डाली थी। इस क्रांति की बात मैं बाद में करूँगी। तीसरी क्रांति जो हुई थी वह वही थी जब मुगल आए थे, और उन्होंने हमारे अंदर, तो भाषा का द्वंद्व होता है, लाइफस्टाइल का द्वंद्व होता है, संस्कृति का द्वंद्व होता है। ये द्वंद्व की जो स्थिति थी वह क्रांति थी। लेकिन ये जो मुगल थे या जो मुस्लिम्स आए थे, वो हमारे इस सिस्टम में रचने बसने लगे थे। उनके अंदर वह थोड़ा समन्वय था। नहीं, प्रकृति तो दुष्ट होती है। जो सोने की चिड़िया देखकर आएगा कि इसको लूट के भागना है, तो सोने की चिड़िया ही हमें समझ रहा था। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनमें एक मिलन बिंदु, जैसे सूफी संत आए थे, वो हमारे यहाँ प्रेम की गंगा बहा रहे थे, तो वो एक नीति के तहत ही बात थी। इसको अगर बहुत अंदर तक हम जाएं तो सूफी संतों का भी उद्देश्य वही था।
कन्वर्ट करना, यहाँ के नागरिकों को बदलना, ऐसा था। लेकिन उनका आवरण बहुत था, अच्छा था, तो उससे हम सहमत थे और हम दोनों मिलके एक समन्वय, जो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात हम कहते हैं, हम उनके वस्त्रों से प्रभावित थे, हम उनके खान पान से प्रभावित थे, उनकी वास्तुकला से प्रभावित थे, उनकी ललित कलाओं से प्रभावित थे। तो मुगलों ने हमें बहुत कुछ दिया भी था, हमसे बहुत कुछ लिया भी था, और एक समन्वय की स्थिति बन रही थी और वो भी साथ ढलने लगे थे। वो एक अच्छा समय होता अगर अंग्रेज नहीं आते, अगर वो सब कुछ हो जाता तो हिंदू मुस्लिम एक साथ आगे बढ़ते और हम रहते। जो दुष्ट प्रवृत्तियां थी उनको नकारने की आवश्यकता थी। लेकिन चौथी क्रांति जब होती है वह है अंग्रेजों का प्रवेश। अंग्रेजों के आने के बाद हम बहुत बदलते हैं, बहुत बदलते हैं, और सबसे दुष्ट प्रकृति अगर कोई है तो वो अंग्रेज, जिसने हमारे देश में आकर जितनी गंदगी फैलाई, मतलब हमारे पूरे चरित्र को बदल देना चाहा, हमारे यहाँ फूट देना, हमें बांट देना जातियों में, हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी उसको जाति व्यवस्था में बदल दिया, हमें एक दूसरे से लड़ाया, आगरा पिछड़ा बना दिया। आगरा पिछड़ा तो आज के नेता बना रहे हैं, लेकिन हमें इस प्रकार तोड़ा ना कि हम बुरी तरह से टूट गए। और ऐसे में साहित्यकार आगे आता है, हमें एकत्रित करता है, एकजुट करता है, उनसे लड़ने को प्रेरित करता है। और आधुनिक काल में आप देख रहे हैं भारत हिंदू मंडल बनता है और दिनकर जी जैसे लोग आते हैं, लड़ते हैं, हुंकार करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। हिमकिरीट, हिमालय की वंदना आप जानते हैं, मेरे नरपति मेरे विशाल, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख लिख कर हमारे अंदर अपने देश के प्रति भावना बढ़ता है, हमारी भाषा के प्रति भावना बढ़ता है कि हम उर्दू अंग्रेजी सबके पचड़े में ना पड़े। खड़ी बोली हिंदी स्थापित होती है, वही हिंदी जो खुसरो से शुरू हो चुकी थी लेकिन मर रही थी। हिंदी को कोई लेके साहित्यकार नहीं आगे बढ़ रहा था, इन साहित्यकारों ने हिंदी को बनाया। ये चौथी क्रांति थी अंग्रेजों के समय आकर। तो इन 4 क्रांतियों पर उन्होंने 4 अध्याय लिख डाले और ये 4 अध्याय हमारी संस्कृति की पूरी पहचान है। दिनकर जी की पूरी पहचान है। उसका व्यक्तित्व तो इतना विराट था, उसमें कोई छोटी बात नहीं जाती थी। उनके साहित्य में देखोगे कि उन्होंने केवल राष्ट्र प्रेम के गीत ही नहीं गाए हैं, उन्होंने दुख, कहाँ दुख है उसको भी चिन्हित किया है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, उनकी दृष्टि कहाँ जाती है? नारी के ऊपर, नारी उठे जो शूल मन में होठ पर लाओ नहीं। तो नारी के ऊपर उर्वशी में वो ऐसा लिख जाते हैं कि स्त्री किस प्रकार विवश है, दुख दर्द जतलाओ नहीं, अपनी व्यथा गाओ नहीं, नारी उठे जो शूल मन में होठ पर लाओ नहीं। यानी कि हृदय में अपनी बात दबाने की हमारी बात थी, स्त्रियां इसीलिए इतना घुट कर जी रही थी। उस पर भी दिनकर का ध्यान जाता है। वह राष्ट्रीय चेतना से उद्दीप्त है, लेकिन राष्ट्र में स्त्री भी है, बच्चे भी हैं। उन्होंने बाल कविताएं भी लिखी, बच्चों के लिए भी लिखा, गद्य लिखा, पद्य लिखा, सब कुछ लेके एक व्यक्तित्व खड़ा होता है। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। वह जो दिनकर था वह अमिताभ बच्चन नाम से लिखा करता था। अमिताभ के साथ बच्चन ऐसा जुड़ा हुआ है कि हम बच्चन बोल ही थे, अमिताभ नाम से लिखते थे। और बाद में उन्हें जब कहा गया कि आप तो सूर्य की तरह प्रकाशमान हैं, अमिताभ तो आप हैं ही, लेकिन अलग नाम से क्यों लिखना? रामधारी सिंह आपका नाम है, तो उन्होंने अपने आप में दिनकर लगाया कि रामधारी सिंह दिनकर, और अमिताभ नाम छोड़ के दिनकर नाम से लिखने लग गए। और दिनकर हमारे देश का दिनकर बना, हमारा सूर्य बना। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे जाना है, लेकिन मुझे आप लोगों से संवाद करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे रेखा जी का बुलाना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं, ये मुझे भाव गदगद करता है। तो मैं भी भावनाओं से रेखा जी, उषा जी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, बहुत साल से जुड़ी हुई हूँ। हम दोनों ने एक साथ, हम तीनों ने बल्कि एक साथ ही एक ही दिन सर्विस ज्वाइन की थी। तो हमारी यात्रा लंबी चली है। उषा जी अभी रिटायर्ड हुई हैं, फिर भी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं भी रेखा जी से 1 साल पहले जाऊँगी। रेखा जी हमारी छोटी बहन है। तो इस प्रकार मैं अपनी बात आज समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे।